प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के इंटरमीडिएट गणित के एक प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देख रहे हैं प्रश्न पत्र संकेतांक 324 BBV के प्रश्न संख्या 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। 1 से 6 तक का हल देख रहे हैं 2 सेशन में पूरे कर चुके हैं। आज 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे हैं प्रश्न 7 में दिया है क्या निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, जिसमें का नंबर है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। और देख रहे हैं प्रश्न 8 अंक में पूछा गया है। तो देखते हैं प्रश्न 7 का देख रहे हैं यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो देख रहे हैं इसको हल करने के लिए मान लेते हैं, माना इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx log sin x dx ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें सबसे पहले तो हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं प्रगुण 4 के अनुसार यही बन जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x dx। देखिए ये हमने प्रगुण नंबर 4 का यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रगुण 4 से एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अवश्य तैयार कर लेंगे। तो देखें साइन π/2 माइनस एक्स का यदि हम फार्मूला लगाते हैं तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग देखिए साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो लॉग कॉस एक्स dx ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ लें तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देख रहे हैं 1 और 2 को यदि हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2, देखिए ऐड करेंगे तो i प्लस आई इक्वल टू मिल जाएगा 2i। देखिए i प्लस आई इक्वल टू 2i और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 देख रहे हैं दोनों में है, तो एक साथ फिर देख रहे हैं log sin x प्लस log cos x log sin x प्लस log cos x dx। देखिए ये दोनों समीकरणों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब इसमें हम log का फार्मूला लगाएंगे। देखिए log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn, तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn। तो देख रहे हैं इसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग करना है, तो यही देखिए बराबर मिल जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 देखिए log sin x इंटू cos x dx। देख रहे ये बन जाएगा log का फार्मूला लगाने के पश्चात। आप देख रहे यहाँ पर यदि 2 होता तो 2 sin x cos x sin 2x का फार्मूला बन जाता, तो इसके लिए हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं। तो देख रहे हैं यही इस प्रकार बन जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log देख रहे 2 से गुणा भाग करते हैं तो 2 sin x cos x अपान 2 dx। देख रहे 2 sin x cos x जानते हैं sin 2x होता है, तो इसको हम sin 2x में बदल देंगे। तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 0 से π/2 log sin 2x log sin 2x अपान 2 dx। यहां पर देख रहे हैं log m अपान n का आप फार्मूला प्रयोग करेंगे और यहां पर देख रहे हैं हमने 2 sin x cos x बराबर sin 2x होता है,
इस मान को हमने अगले स्टेप में रखा 2 sin x cos x इक्वल टू साइन 2x। और देखें अब यहाँ पर log m अपान n का फार्मूला प्रयोग करेंगे। log m अपान n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो देखें इस फार्मूले के अनुसार यही बन जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। और देखें दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। आप देखें इस पहले फलन में यदि हम 2x बराबर t रखें तो देख रहे 2x इक्वल टू टी रखने पर इस पहले फलन में हमको 2x बराबर t मान लेना है। देख रहे 2x इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू हाफ डी टी हो जाएगा। dx इक्वल टू हाफ डी टी, देखें dx इक्वल टू हाफ डी टी। और लिमिट में यदि परिवर्तन करें तो देख रहे हैं x बराबर 0 पर, देख रहे हैं x की जगह 0 रखेंगे तो t का मान भी 0 मिल जाएगा। और x बराबर पाई बाई 2 पर, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर देखें x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, 2 कैंसिल होकर t इक्वल टू पाई मिल जाएगा। तो देखें इस प्रकार से लिमिट में परिवर्तन हो जाएगा और प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो देखें 2i इक्वल टू, देखें dx के स्थान पर हम हाफ डी टी, हाफ अचर है पहले लिख लेते हैं। लिमिट देख रहे हैं 0 से पाई बन जाती है log, और 2x को हमने t माना है तो देख रहे हैं log t dt माइनस इस दूसरे फलन में log 2 अचर है, बाहर कर लेंगे तो देख रहे हैं एक बचेगा, एक का समाकलन चूंकि x की सापेक्ष कर रहे हैं तो x मिलेगा। और लिमिट देख रहे हैं 0 से पाई बाई 2। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, देख रहे हैं सरल करेंगे तो अब यहां पर देख रहे हैं 0 से पाई log t dt के रूप में बना है। यहां पर देख रहे हैं प्रगुण नंबर, एक तो प्रगुण नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं पाई से यदि घटाते हैं सबसे पहले देख रहे हैं यहां पर log साइन 2x हमने t माना था तो log साइन t बनेगा, log साइन यहां बीच में आएगा। देखिए यहां पर आपको साइन छूटा हुआ है, साइन और लिखना है तो देख रहे हैं इस प्रकार से यह बन जाता है 1/2। अब यहां हम प्रगुण नंबर यदि 6 का प्रयोग करते पाई से घटाकर x को लिखेंगे तो देख रहे हैं log साइन पाई माइनस x इंटीग्रेशन 0 से पाई। तो प्रगुण नंबर 6 के अनुसार देख रहे हैं लिमिट में 2 से भाग देंगे और बाहर 2 से गुणा कर लेते हैं तो यही बन जाएगा log साइन t dt माइनस log 2। और देख रहे हैं यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0। तो इस यहां पर देख रहे हैं हमने प्रगुण नंबर 6 का प्रयोग किया है। प्रगुण नंबर 6 से, प्रगुण 6 कहता है इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इक्वल टू होता है दो कंडीशन में। पहली कंडीशन 2 0 2a fx dx, ये उस कंडीशन में होता है यदि f 2a माइनस x बराबर fx के हो, और दूसरी कंडीशन में यही मान 0 के बराबर होता है यदि f 2a माइनस x बराबर माइनस fx हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहली कंडीशन बनती है। आप देख रहे हैं 2 को हम ऊपर नीचे से कैंसिल कर दें। आप देख रहे हैं एक चर का दूसरे चर में रूपांतरण कर सकते हैं, ये भी प्रगुण से मिल जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन, देखें एक चर का दूसरे चर में रूपांतरण करेंगे तो t का हम x में रूपांतरण कर देते हैं, जहां t है वहां x लिखेंगे तो 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस देखें पाई बाई 2 log 2
तो इस प्रकार से आपने देखा 0 से π/2 log sin x dx, ये हमारा मूल प्रश्न बन जाता है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, और देख रहे हैं इसको हमने समीकरण 1 में i के बराबर माना है, तो यहां पर इसके स्थान पर हम i लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं 2i इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। देखिए i को पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा, तो 2i माइनस i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। देखिए 2i से i घटाएंगे तो i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। देखिए यही इस दिए हुए प्रश्न का मान होगा, तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे, और फिर भी किसी स्टेप में किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से आप अवश्य अवगत कराएंगे। और देख रहे हैं यहाँ पर हमने प्रगुण का प्रयोग किया, एक चर का दूसरे चर में रूपांतरण कर लिया है। तो और ये मान हमने समीकरण नंबर 1 से रखा है, समीकरण 1 से। तो देख रहे हैं यही इस दिए हुए प्रश्न का मान होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 7 के खा में दिया है अवकल समीकरण dy/dx प्लस y काट x इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x, जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 का कह रहा विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जहां y इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू π/2। तो ये भी देखें एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष कई सारे सेटों में लगातार पूछा जा रहा है। तो देखते हैं 7 के खा को। तो देख रहे हैं अवकल समीकरण दिया है dy/dx प्लस y काट x इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x। तो यदि ध्यान से देखें तो देख रहे हैं dy/dx प्लस p y इक्वल टू q के रूप में है, जो कि रैखिक अवकल समीकरण का ये प्रथम रूप है। तो इसी से हमको इसकी तुलना कर लेना है। तो देख रहे हैं जो कि dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। देखें इसकी यदि हम मानक रूप से तुलना कर लें तो देखें p के स्थान पर काट x लिखा है, p इक्वल टू काट x, और q इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x। तो देखें ये p और q के मान मिल जाते हैं। इसके बाद इसमें हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का मान निकालना है। तो देखिए if इक्वल टू जानते हैं, if इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p का मान रख लेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p देख रहे हैं काट x है, काट x dx, और काट x का समाकलन हम जानते हैं log sin x होता है, e की पावर log sin x, और जानते हैं e की घात log x बराबर x के होता है, तो उसके अनुसार इसका मान sin x के बराबर मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का मान मिल जाता है। इसके बाद अवकल समीकरण का यदि हम इसका विशेष हल लिखें तो उसके लिए फार्मूला है, देखिए अभीष्ट हल, अभीष्ट हल फार्मूला है y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ। देखिए y इंटू आई एफ इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ dx प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए ये फार्मूला है, इसी में हमको मान रख देना है। तो देखिए यदि मान रखते हैं तो यही बराबर हमारा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि मान रखते हैं y इंटू आई एफ देख रहे हैं साइन एक्स मिला है, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान देख रहे हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x, ये q का मान है, इंटू आई एफ,
आई एफ देख रहे हैं साइन एक्स मिला है, साइन एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। देख रहे हैं साइन एक्स का यदि हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लें तो यही इस प्रकार बन जाएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स 2x साइन एक्स dx। देखिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। देखिए काट एक्स को काश एक्स बटे साइन एक्स के रूप में यदि लिखे, काश एक्स अपान साइन एक्स इंटू देख रहे हैं आगे साइन एक्स दिया है, साइन एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। साइन एक्स देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से देख रहे हैं फलन बन जाता है y साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स डी एक्स 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर काश एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो देख रहे हैं यदि इनका हम समाकलन कर लेते हैं तो देख रहे हैं ये ऐसे दो फलन बने हैं, एक का समाकलन करेंगे दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर को हम पहला फलन और काश एक्स को दूसरा फलन मानते हुए खंडशः समाकलन का प्रयोग इसमें करना है। तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा y साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस देख रहे पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन। काश एक्स का समाकलन जानते हैं साइन एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक, तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x इंटू दूसरे का समाकलन काश एक्स का समाकलन साइन एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो देख रहे हैं 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस में 2x साइन एक्स डी एक्स माइनस में, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से y साइन एक्स इक्वल टू मिल जाता है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। आप देख रहे हैं यहां पर हम मान रख लेंगे, तो मान देख रहे हैं दिए हुए हैं। अगर हम मान यहां पर देखें तो देख रहे हैं जो मान दिए हैं, देखिए प्रश्न में मान दिया है कह रहा y बराबर 0 जब x बराबर π/2, तो इस मान को हम यहां पर रखेंगे। देख रहे हैं y बराबर 0 जब x बराबर π/2, तो y इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू π/2 रखने पर, तो देख रहे हैं इस प्रकार से अगर हम ये मान रखते हैं y के स्थान पर 0 और x के स्थान पर π/2, तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा 0 इंटू साइन π/2 इक्वल टू देख रहे हैं x की जगह π/2, तो π/2 का स्क्वायर इंटू साइन x की जगह देख रहे हैं π/2 प्लस c। तो 0 का देख रहे हैं गुणा होगा तो 0 मिल जाएगा, 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 4 साइन π/2 का मान 1 होगा प्लस c। तो इस प्रकार से आपने देखा जो c का मान मिला, c बराबर मिल जाता है पाई स्क्वायर अपान 4, देख रहे हैं पक्षांतर करेंगे तो c इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपान 4, और यही मान हमको ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, तो समीकरण 1 में c का मान रख देना है। तो देख रहे हैं समीकरण 1 से देख रहे हैं मिल जाएगा y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, c का मान रख देंगे माइनस पाई स्क्वायर अपान 4। इस प्रकार से देख रहे हैं यदि हम y बराबर लिखें तो y बराबर साइन एक्स पक्षांतर कर देंगे, तो y बराबर देख रहे हैं साइन एक्स बटे साइन एक्स कट करके केवल एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस पाई स्क्वायर अपान 4 साइन एक्स, और साइन एक्स अंश में ले जाएंगे तो साइन का उल्टा जानते हैं कोसेक एक्स होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान 4 कोसेक एक्स।
तो देख रहे हैं यही इस दिए हुए अवकल समीकरण का एक विशिष्ट हल होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे और किसी स्टेप में किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या आए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके बाद अब हम देखते हैं 8वें प्रश्न को। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 से लेकर 7, 8, 9 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न 8 को। देखिए प्रश्न 8 में है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें देखिए का नंबर में दिया है कह रहा यदि काश x की पावर y इक्वल टू काश y की पावर x तो dy पान dx ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं चर की घात चर लगी हुई है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम जानते हैं कि बिना लाग लिए हुए अवकलन करना संभव नहीं होगा। तो देख रहे हैं ये हमारा लघुगणकीय अवकलन का प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न दिया है, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं काश x की पावर y इक्वल टू काश y की पावर x। देखिए चूंकि चर की घात चर है तो सबसे पहला कार्य होगा दोनों ओर का लाग ले लेंगे। दोनों ओर का लाग लेने पर देखिए दोनों ओर का लाग लेने पर देखिए दोनों ओर का लाग लेंगे तो लाग में जानते घात पहले आ जाती है तो यही मिल जाएगा y log काश x इक्वल टू राइट हैंड साइड में घात पहले आ जाएगी तो x log काश y। इस प्रकार से देख रहे हैं फलन लाग लेने के पश्चात बन जाएगा। अब इसके बाद हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष देख रहे अवकल गुणांक निकालेंगे तो दोनों तरफ दो दो फलनों का गुणन है। तो गुणन का फार्मूला लग जाएगा पहला फलन इनटू दूसरी का अवकल गुणांक। देख रहे लाग काश x का अवकल गुणांक मिलेगा। पहले लाग का करेंगे तो 1 काश x और फिर काश x का अवकल गुणांक जानते हैं माइनस साइन x। तो ये हुआ पहला फलन इनटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन अर्थात लाग काश x इनटू पहले का अवकल गुणांक देख रहे y का अवकल गुणांक dy पान dx इक्वल टू आप देख रहे राइट हैंड साइड में दो फलनों के गुणन का फार्मूला लगेगा। पहला फलन इनटू दूसरे का अवकल गुणांक देखिए लाग काश y का अवकल गुणांक पहले लाग का करेंगे 1 काश y फिर काश y का करेंगे माइनस साइन y और इसके बाद देख रहे हैं y का करेंगे तो y का अवकल गुणांक dy पान dx। तो ये हुआ पहला फलन इनटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन दूसरा देख रहे हैं लाग काश y इनटू पहले का अवकल गुणांक x का अवकल गुणांक 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसको सरल करेंगे और dy पान dx के पदों को हम एक और कर लेंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से पहले इसको सरल करके लिखते हैं। देखिए माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा तो माइनस देख रहे हैं y इंटू साइन एक्स बटे काश एक्स लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स यानी लाग काश एक्स देख रहे हैं लाग काश एक्स इंटू डी वाई पान डी एक्स इक्वल टू यहां पर भी देख रहे हैं माइनस एक्स इंटू साइन वाई बटे काश वाई टेन वाई बन जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लाग काश वाई। आप देखें हम डी वाई बाई डी एक्स के पद को एक तरफ कर लेंगे। तो देखें इस पद को पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो देख रहे हैं लाग काश एक्स इंटू डी वाई पान डी एक्स। देख रहे हैं ये पद माइनस में है, पक्षांतर करेंगे प्लस में आएगा
एक्स टेन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू log cos y, log cos y देख रहे माइनस में है, पक्षांतर करेंगे प्लस में जाएगा y टेन एक्स। आप देख रहे हैं दोनों पदों से यदि हम डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लें, देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन करेंगे, शेष बचता है log cos x प्लस एक्स टेन वाई इक्वल टू log cos y प्लस वाई टेन एक्स। तो देख रहे हैं आप इसको केवल आप पक्षांतर कर देंगे तो देख रहे हैं डी वाई पान डी एक्स का मान मिल जाता है। तो इस प्रकार से डी वाई पान डी एक्स इक्वल टू देख रहे हैं log cos y प्लस वाई टेन एक्स अपान log cos x प्लस एक्स टेन वाई। तो देख रहे हैं यही दिए हुए प्रश्न में डी वाई बाई डी एक्स का मान है, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से हल कर चुके होंगे और कहीं भी किसी स्टेप में यदि न समझ में आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न 8 के खा को। देखें प्रश्न 8 के खा में दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंब प्रति शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखें प्रश्न में कहता है आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, तो सबसे पहले तो हम आर त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं। तो देख रहे हैं इस प्रकार से आर त्रिज्या का एक गोला है और प्रश्न कहता है आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। देखें इस गोले के अंतर्गत एक लंबवृत्तीय विशालतम शंकु है। तो देखें शंकु आप बनाएंगे तो इस प्रकार से शंकु बन जाएगा। देख रहे हैं ये विशालतम लंबवृत्तीय शंकु, देख रहे हैं इस गोले के केंद्र को हम O नाम दें और शंकु मान लीजिए ए बी सी और ये मध्य में नाम हम D देते हैं। और देख रहे हैं O को यदि हम B से मिलान कर ले तो ये गोले की त्रिज्या मिलेगी, देख रहे हैं जो कि R के बराबर दी है। तो देख रहे हैं OB का मान R के बराबर मिल जाएगा। और यदि BD जो शंकु की त्रिज्या है इसको हम स्मॉल r के रूप में लिख लें। देख रहे हैं अब यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके OD का मान ज्ञात कर लें तो देख रहे हैं इस स्थिति में या हम शंकु की त्रिज्या को देख रहे हैं यदि स्मॉल इस OD को आप h के रूप में माने तो यह देख रहे हैं डायरेक्ट हम मान निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं गोले का केंद्र O है और शंकु ABC दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज OBD में देख रहे हैं इस एंगल को चाहे तो आप थीटा मान लें, माना कोण BOD, माना कोण BOD बराबर थीटा। आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज BDO में यदि देखें समकोण त्रिभुज ODB में, समकोण त्रिभुज ODB में देख रहे हैं इस कोण के सापेक्ष देखेंगे क्योंकि ये कोण हमारा 90 अंश है। OB कर्ण होगा, OD आधार होगा और BD लंब की माप मिलेगी। तो यहां से हमको BD और OD का मान R के पद में निकालना है। तो देख रहे हैं एक बार यदि हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा जानते हैं लंब बटे कर्ण यानी BD बटे कर्ण देख रहे हैं OB है, मान रखते हैं BD देख रहे हैं शंकु की हमने त्रिज्या ली है R बटे OB देख रहे हैं गोले की त्रिज्या। तो इस प्रकार से R बराबर लिखेंगे, देख रहे हैं R बराबर मिल जाएगा कैपिटल R साइन थीटा
इसी प्रकार देख रहे हैं यदि इसमें हम काश लेते, काश थीटा होता आधार बटे कर्ण, तो ओडी बटे ओबी, ओडी बटे ओबी मान रख देंगे। ओडी देख रहे हैं यहां से ओडी की माप मिल जाएगी, ओडी बटे ओबी आर है, तो देख रहे हैं ओडी बराबर आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। इस प्रकार से शंकु की ऊंचाई का मान यदि लिखें तो देख रहे हैं शंकु की ऊंचाई चित्र में देख रहे हैं एडी है, तो शंकु की ऊंचाई एडी बराबर बनेगी ओ ए प्लस ओ डी। देख रहे हैं दोनों का मान रख देते हैं। ओ ए देख रहे हैं गोले की त्रिज्या है जो कि कैपिटल आर है, प्लस ओ डी, ओ डी देख रहे हैं हमने निकाला आर कास थीटा। तो इस प्रकार से शंकु की ऊंचाई मिल जाती है, आर कॉमन कर लेंगे तो देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये शंकु की ऊंचाई का मान मिल जाता है। अब हमको देख रहे शंकु के आयतन, चूंकि तेरा गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यानी शंकु के आयतन को हमको उच्चतम सिद्ध करना है, उच्चिष्ट सिद्ध करना है, और यह भी दिखाना है कि यह गोले के आयतन का 8/27 होता है। देख रहे शंकु के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन, देखिए शंकु के आयतन को यदि हम संकेत v लिखें तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और देख रहे हैं इसकी त्रिज्या BD, शंकु की त्रिज्या BD मिली है, तो BD का स्क्वायर इंटू ऊंचाई देख रहे हैं AD है। अब यहां पर हमको मान रख लेना है, तो देख रहे हैं इस प्रकार से v बराबर 1/3 पाई इंटू BD देख रहे हैं BD शंकु की त्रिज्या है, और त्रिज्या देख रहे हैं R का मान हमने निकाला कैपिटल R साइन थीटा, R साइन थीटा देख रहे हैं स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर देख रहे हैं स्मॉल r यही BD है, इंटू AD देख रहे हैं R इंटू 1 प्लस कास थीटा। इस प्रकार से इसको सरल करते हैं, तो सरल करने पर देख रहे हैं v बराबर 1/3 या कहें पाई/3 इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू R 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए आर स्क्वायर और R को यदि आप एक साथ कर लेते हैं तो फिर यही बराबर मिल जाएगा। देखिए v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और R मिलकर देख रहे हैं R³ इंटू, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का यदि हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार से देख रहे हैं शंकु के आयतन का समीकरण बन जाता है। अब इसमें हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। देख रहे हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए थीटा के सापेक्ष dv/d थीटा इक्वल टू 1/3 पाई R³ देख रहे हैं आचर है बाहर रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा का अवकल गुणांक निकालेंगे तो सबसे पहले घात का घात पहले आएगी, घात से घटाएंगे तो देख रहे हैं 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का अवकल गुणांक कॉस थीटा प्लस, यहां पर देख रहे हैं दो फलनों का गुणन है तो गुणन का फार्मूला लगेगा पहला फलन अर्थात साइन स्क्वायर थीटा इंटू दूसरे का अवकल गुणांक, कास थीटा का अवकल गुणांक जानते हैं माइनस साइन थीटा, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक, देख रहे साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से इसका देख रहे हैं अवकल गुणांक मिलता है, और इसको सरल करते हैं तो देख रहे सरल करने पर 1/3 पाई R³
इंटू देख रहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देख रहे माइनस प्लस माइनस माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू देख रहे कास थीटा मिलकर कास स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा dv अपान डी थीटा का देख रहे मान मिल जाता है। देख रहे इसके बाद आयतन के न्यूनतम या अधिकतम मान के लिए यदि हम देखें तो हम जानते हैं फलन यहां पर आयतन है, तो आयतन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए dv अपान डी थीटा इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं इसको 0 के बराबर करेंगे तो देख रहे हैं 1/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और देख रहे हैं पूरा साइन में है, यदि कास स्क्वायर को भी हम साइन में बदल दें तो देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू देख रहे हैं 0। अब 1/3 पाई आर क्यूब को यदि हम पक्षांतर कर लें तो देख रहे हैं 0 बटे कोई भी संख्या लिखेंगे तो 0 के बराबर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देख रहे शेष बचता है, देख रहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देख रहे इस प्रकार से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। देखिए 2 साइन थीटा का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा देख रहे इक्वल टू 0। साइन क्यूब थीटा के पदों को यदि हम एक साथ कर लें तो देख रहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस देख रहे 2 साइन क्यूब और 1 साइन क्यूब मिलकर 3 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर आप पाएंगे तीनों पद में साइन थीटा की एक घात कॉमन है। तो यदि हम साइन थीटा को देख रहे कॉमन कर लेते हैं 2 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देख रहे साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा अगर 0 के बराबर होगा तो थीटा बराबर 0 अंश होगा, जो कि देख रहे थीटा एक एंगल लिया गया है तो 0 अंश के बराबर संभव नहीं होगा। तो चूंकि साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए 2 cos थीटा प्लस 2 माइनस देख रहे काश में है तो यदि साइन को भी हम काश में बदल लें लिख सकते हैं 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। चूंकि यहां पर आपने देखा साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर संभव नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर यदि लिखते हैं तो थीटा 0 अंश होगा, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 2 cos थीटा प्लस 2 माइनस 3 देख रहे माइनस माइनस प्लस होगा 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं इस प्रकार से देखेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, फिर देख रहे हैं 2 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं 3 और 1 का गुणनफल 3 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर 2 मिले, तो देख रहे हैं 3 माइनस 1 मिल जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ये गुणनखंड मिलते हैं
पहले पद से देख रहे हैं 3 cos थीटा कॉमन करेंगे, शेष बचेगा cos थीटा प्लस 1। और देख रहे हैं दूसरे समूह से, ये हमारा दूसरा समूह है, पहला समूह था। दूसरे से देख रहे हैं -1 कॉमन करेंगे तो cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपने देखा 3 cos थीटा -1 और cos थीटा प्लस 1, ये इसके दो गुणनखंड मिल जाते हैं। देख रहे हैं इन गुणनखंडों को यदि हम 0 के बराबर लेंगे, तो इन गुणनखंडों को यदि आप 0 के बराबर लेते हैं, यदि 3 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, तो देख रहे हैं cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1/3। और यदि cos थीटा बराबर -1 लेंगे तो -1 आप जानते हैं cos 180 अंश का मान होगा। तो देख रहे हैं थीटा 180 अंश के बराबर संभव नहीं होगा, तो इसलिए यह मान यहाँ पर अग्राह्य होगा, क्योंकि थीटा 180 संभव नहीं है। तो cos थीटा बराबर 1/3 के मान मिल जाता है। आप देख रहे हैं आयतन के उच्चतम या न्यूनतम होने की पहचान द्वितीय अवकलज से होती है, इसलिए इसमें अब हमको करना क्या है, तो देख रहे हैं जो dv/d थीटा मिला है, इसका एक बार पुनः हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देख रहे हैं इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन नंबर 1 का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो देख रहे हैं समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, देखिए समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो d²v/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू देख रहे 1/3 पाई r³ अचर है इनटू, अब यहाँ पर देख रहे दो फलनों के गुणन का फार्मूला लगेगा। तो देख रहे 2 अचर है, बाहर लिख लेंगे। पहला फलन साइन थीटा इनटू दूसरी का अवकल गुणांक cos थीटा का अवकल गुणांक माइनस साइन थीटा। देखिए पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक साइन थीटा का अवकल गुणांक कॉस थीटा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 2 साइन थीटा कॉस थीटा का अवकल गुणांक होता है, फिर माइनस साइन क्यूब थीटा का करेंगे, घात पहले आएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद साइन थीटा का करेंगे कॉस थीटा। इसके बाद देख रहे हैं तीसरे पद का यदि हम करते हैं तो यहां पर भी देख रहे हैं 2 अचर है, बाहर कर लेंगे, फिर 2 फलन मिलते हैं। पहला फलन इनटू दूसरे का अवकल गुणांक, तो देख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा का मिलेगा 2 cos थीटा, और cos थीटा का जानते हैं माइनस साइन थीटा, प्लस देखिए पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक साइन थीटा का करेंगे, देख रहे हैं कॉस थीटा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसको और सरल कर लेते हैं। तो और सरल करने पर देख रहे हैं d²v/d थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई r³ इंटू, देख रहे हैं पहला पद होता है माइनस, देख रहे 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा मिलकर साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे कास थीटा इंटू कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा 2 से गुणा करेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस देख रहे 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस यहां पर भी देख रहे हैं माइनस है तो माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 देख रहे cos क्यूब थीटा। इस प्रकार से देख रहे फलन बनता है। अब इसमें देख रहे
सजाती पदों को देखें तो देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों सजाती पद हैं, दोनों माइनस में हैं, तो जुड़ जाएंगे। और इसके बाद फिर देख रहे हैं इसको और सरल करते हैं तो 1/3 पाई आर क्यूब इंटू देख रहे हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा +2 काश स्क्वायर थीटा। और देख रहे हैं ये दोनों सजाती पद हैं, 3 2 5 साइन स्क्वायर थीटा काश थीटा। और इसके बाद फिर देख रहे हैं +2 काश क्यूब थीटा 2 काश क्यूब थीटा। और देख रहे हैं हमारा काश थीटा बराबर 1/3 मिला है। तो यदि हम काश थीटा से साइन थीटा निकाल लें अथवा साइन स्क्वायर देख रहे हैं इनको भी हम काश में बदल लें तो टोटल काश में हो जाएगा और फिर हम काश थीटा का मान रख देंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 1/3 पाई आर क्यूब इंटू -2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 - काश स्क्वायर थीटा +2 काश स्क्वायर थीटा -5 इंटू साइन स्क्वायर देख रहे हैं 1 - काश स्क्वायर थीटा इंटू काश थीटा +2 काश क्यूब थीटा। आप देखें काश थीटा बराबर 1/3 पर देखेंगे काश थीटा बराबर 1/3 रखने पर देख रहे काश थीटा का मान 1/3 मिला है तो यही मान हमको रख लेना है। काश थीटा बराबर देख रहे हैं 1/3 आया था तो इसी मान को रखना है। तो देख रहे हैं मिल जाएगा d²v/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब इंटू देख रहे -2 इंटू देख रहे 1 - काश स्क्वायर थीटा काश थीटा 1/3 है स्क्वायर करेंगे 1/9 मिल जाएगा +2 इंटू काश स्क्वायर थीटा 1/9 -5 इंटू देखिए 1 - काश स्क्वायर थीटा 1/9 इंटू काश थीटा 1/3 +2 देखिए काश क्यूब थीटा है काश थीटा हमारा 1/3 मिला है तो 1/3 का क्यूब। अब इसी को सरल करके हमको देखना है कि ये मान पॉजिटिव मिलता है या निगेटिव, केवल इतनी पहचान करनी है। 1/3 पाई आर क्यूब इंटू देख रहे हैं 1 से 1/9 घटाएंगे 8/9 मिलेगा -2 से गुणा करेंगे तो माइनस देख रहे हैं 8 दूनी 16 तो -16/9 प्लस देख रहे हैं 2/9 माइनस फिर देख रहे हैं 1 से 1/9 घटाएं 8/9 8 × 40 तो देख रहे हैं माइनस में 40/9 फिर देख रहे हैं इंटू 1/3 भी लगा है तो 1/3 का और इसके साथ गुणा करते हैं देख रहे हैं +2 इंटू 1/3 का क्यूब करेंगे 1/27 तो देख रहे हैं 2/27 मिल जाएगा। अब देख रहे हैं इनका हम लासा ले लेते हैं 1/3 पाई आर क्यूब देख रहे हैं लासा लेंगे 27 मिल जाएगा 27 लासा मिला तो देख रहे हैं -16 + 2 -14 और देख रहे हैं 9 त्रिक 27 3 बार जाता है और 3 का देख रहे हैं -14 में गुणा करेंगे तो 14 × 42 माइनस में 42 माइनस देख रहे हैं 9 त्रिक 27 तो 40 प्लस देख रहे 27 एकम 27 1 दूनी 2 तो इस प्रकार से देख रहे टोटल सरल करेंगे तो स्पष्ट हो गया कि निगेटिव मान मिलेगा और निगेटिव मान दर्शाता है कि शंकु का आयतन महत्तम है। इसलिए शंकु का आयतन देख रहे शंकु का आयतन महत्तम है। तो एक तो ये सिद्ध हो जाता है और देख रहे दूसरी कंडीशन हमको सिद्ध करनी थी
देखिए दूसरी कंडीशन प्रश्न में दी हुई है कि आर त्रिज्या की गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवृत्तीय शंकु, तो विशालतम महत्तम तो हमने सिद्ध कर लिया आयतन। अब कह रहा शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो देख रहे हैं शंकु का आयतन हमको दिखाना है, गोले के आयतन का 8/27 है। तो देख रहे हैं यदि हम शंकु का आयतन लिखें तो देख रहे हैं शंकु का आयतन हमने निकाला। शंकु का आयतन देख रहे हैं शंकु का आयतन V इक्वल टू, देखिए इस फार्मूले से अगर देखें जो हमारा फिगर बना है तो यहां पर देख रहे हैं शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या की बात करें BD और BD निकाला गया R sin थीटा, और ऊंचाई इसकी देख रहे हैं पूरी AD है, AD का मान मिला R इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो इसके अनुसार यदि हम शंकु का आयतन लिखते हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर, R त्रिज्या देख रहे हैं इसमें R साइन थीटा है, तो R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ऊंचाई, ऊंचाई देख रहे हैं R इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो देख रहे हैं अब यहां पर हमको साइन थीटा और cos थीटा के मान रख लेना है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से V बराबर 1/3 पाई, देखिए R स्क्वायर R का गुणा कर लेते हैं तो R क्यूब इंटू देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो यदि काश में लिखेंगे तो 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1/3 है तो काश स्क्वायर देख रहे हैं 1/9 मिल जाएगा, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1/3, सरल करते हैं तो देख रहे हैं 1/3 पाई R क्यूब इंटू 1 से 1/9 घटाएंगे देख रहे हैं 8/9 मिलेगा, 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो 3 1 4 देख रहे हैं 4/3 मिलता है। इस प्रकार से हमको चूंकि सिद्ध करना है शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 भाग होता है, तो देख रहे हैं इसमें हमको 8/27 यदि हम अलग कर लें, देख रहे हैं ये 8 को अलग निकालते हैं बटे 9 त्रिक 27, 27 को हमने अलग कर लिया इंटू, अब देख रहे हैं जो शेष बचा 8/27 हमने अलग कर लिया तो देख रहे हैं 4 बचता है बटे 3 पाई R क्यूब, देख रहे यही गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि शंकु का आयतन, देखें शंकु का आयतन बराबर मिला 8/27 इंटू गोले का आयतन, गोले का आयतन देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करके लाना था कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27वां भाग होता है। तो इस प्रकार से देख रहे इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे, देख रहे थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़ा जरूर है लेकिन प्रक्रिया आसान है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को, देख रहे इसके बाद प्रश्न 9 में दिया है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, जिसमें देख रहे का नंबर में निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो देख रहे 3 समीकरण दिए हैं, इनको आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को, ठीक है आव्यूह समीकरण भी आपका लगभग प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक सेट में भी देखने को मिलता है, तो आव्यूह समीकरण को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न को, देखिए सबसे पहले इन दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण Ax = b के रूप में लिखने पर सबसे पहला कार्य होगा समीकरणों को Ax = b के रूप में लिखने पर, तो देखिए सबसे पहले हम इस रूप में लिखेंगे जिसमें a होता है x y z के गुणांकों से निर्मित आव्यूह। देखिए पहले समीकरण में x y z के गुणांक हैं 3 -2 3, फिर देखिए दूसरे समीकरण से लिखेंगे 2 1 -1, और तीसरे समीकरण में देखेंगे तो 4 -3 2। तो देखिए ये a का मान मिला, इसके बाद x,
एक्स होता है चरों से निर्मित आव्यूह। देख रहे हैं एक्स वाई जेड 3 चर हैं, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। बी होता है अचर पदों से निर्मित आव्यूह, यानी 8 1 4। अब इसके बाद आव्यूह ए के हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात मॉड ए निकालेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहला कार्य है मॉड ए को ज्ञात करना। तो देख रहे हैं मॉड ए इक्वल टू, ये हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे। तो देख रहे हैं 3 इंटू 1 का गुणा 2 से करते हैं, तो 1 दूनी 2 माइनस, फिर -3 का -1 में गुणा होगा। तो देख रहे हैं 3 एकम 3 2 -3 माइनस, फिर -2 लिखेंगे। तो देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 2 का गुणा 2 में किए 2 दुनाई 4 माइनस, 4 का गुणा -1 में करेंगे -4। देख रहे हैं माइनस पहले से है प्लस बन जाएगा, फिर +3 इंटू, देख रहे हैं इसके संगत 2 का गुणा -3 में करेंगे तो -6 माइनस 4 1 का गुणा 4 एकम 4। सरल कर लेते हैं, 2 -3 -1 का 3 में गुणा होगा। देख रहे हैं -3, 4 + 4 8 8 दुनाई 16, फिर देख रहे हैं -6 -4 मिलकर -10, -10 का 3 में गुणा होगा तो -10 3 30। तो इस प्रकार से आपने देखा माइनस में जो मान प्राप्त हुआ 30 3 33, माइनस में 33 और प्लस में 16। तो देख रहे हैं 16 दुनाई 32 1 33, तो देख रहे हैं बराबर -17 मिल जाता है मॉड ए का मान। अब हम ए के सह गुणनखंड निकालेंगे। तो देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड, ए के सह गुणनखंड, देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले A11, देख रहे हैं A11 इक्वल टू, देख रहे हैं चिन्ह जानते हैं क्रमशः प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चिन्ह लेंगे। तो देख रहे हैं पहले के संगत हमारा उपसारणिक जो मिलेगा, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 -1, देख रहे हैं 1 -1 और -3 2। इसको सरल कर लेते हैं, सरल करेंगे 1 2 का गुणा 2 माइनस -3 -1 का गुणा 3। तो देख रहे हैं 2 -3 बराबर -1। इसके बाद A12, देख रहे हैं A12 का मान निकालेंगे, चिन्ह इसमें माइनस आएगा। और देख रहे हैं इसके संगत उपसारणिक यदि देखें तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 2 4 2 4 -1 2। देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे तो माइनस, देख रहे हैं 2 का गुणा 2 में हुआ 4 माइनस, 4 -1 का गुणा -4, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं -4 + 4 8। इसके बाद फिर देख रहे हैं A13 का मान लिखें, A13 चिन्ह इसमें फिर प्लस आएगा। और देख रहे हैं इसके संगत यदि आप मान देखें A13, देख रहे हैं इस अवयव के संगत पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा तो 2 4 2 4 1 -3 1 -3। तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा, 2 -3 का गुणा -6 -4 एकम 4। तो देख रहे हैं -6 -4 मिलकर -10। इसके बाद A21 का मान निकालते हैं। देख रहे हैं A21 चिन्ह इसका फिर माइनस मिलेगा। देख रहे हैं इस अवयव की संगत देखेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो -2 3 -2 3 और देख रहे हैं -3 2 -3 2। सरल कर लेंगे तो सरल करने पर आप देख रहे हैं -2 में 2 से गुणा होगा -4 -3 में 3 से गुणा करते हैं -9, देख रहे हैं माइनस पहले से है +9 मिल जाएगा। 9 -4 5, तो देख रहे हैं -5। इसके बाद A22, देख रहे हैं A22 चिन्ह इसका फिर प्लस मिलेगा। और देख रहे हैं इस अवयव के संगत यदि हम उपसारणिक देखें
इस अवयव के संगत उपसारिक देखेंगे तो देख रहे हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 3 4 3 4 देख रहे हैं ये छूट जाता है 3 2 सरल कर लेंगे तो सरल करने में देख रहे हैं 3 2 का गुणा 6 माइनस 4 3 12 और 6 माइनस 12 देख रहे हैं -6 मिल जाएगा 8 2 3 देख रहे हैं इसका चिन्ह फिर माइनस मिलेगा और इस अवयव के संगत देखेंगे तो तीसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति छूटेगी तो देख रहे हैं 3 माइनस 2 3 माइनस 2 और 4 माइनस 3 सरल कर लेंगे -3 का गुणा करते हैं -9 माइनस 4 दुनाई 8 देख रहे हैं -8 तो माइनस प्लस बन जाएगा तो -9 + 8 -1 माइनस से गुणा हुआ तो देख रहे हैं +1 इसके बाद A31 देख रहे हैं A31 का मान लिखेंगे चिन्ह प्लस आएगा इस अवयव की संगत देखें तो पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति छूटेगी -2 3 -2 3 1 -1 देख रहे सरल करेंगे सरल करने पर देख रहे हैं -2 में 1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 1 कम 2 माइनस 1 3 का गुणा करेंगे 3 देख रहे 2 - 3 -1 अब इसके बाद A32 चिन्ह माइनस A32 के संगत देखेंगे तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा 3 2 3 2 3 -1 देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे सरल करने पर आप देख रहे हैं -3 -1 का गुणा -3 माइनस 3 दुनाई 6 देख रहे हैं माइनस माइनस जुड़ जाएगा 6 3 9 और माइनस माइनस का गुणा प्लस देख रहे हैं +9 के बराबर मिलता है अब इसके बाद A33 देख रहे हैं A33 का मान और ज्ञात कर लेते हैं देख रहे हैं A33 का मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं चिन्ह इसमें प्लस मिलेगा और इस अवयव के संगत देखें तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा 3 - 2 3 - 2 2 1 देखिए सरल करते हैं तो 3 1 कम 3 माइनस देख रहे हैं -4 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो और 3 + 4 = 7 तो देखिए इस प्रकार से एक के सह गुणनखंड बन जाते हैं अब हम एक के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह को लिखेंगे देख रहे हैं एक के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह एक के सह गुणनखंड एक के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह देख रहे हैं एक के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह मान लीजिए C है तो C बराबर लिखेंगे देख रहे हैं C बराबर मिल जाएगा A11 देख रहे हैं -1 A12 -8 A13 -10 A21 -5 A22 -6 A23 देख रहे हैं 1 है A31 -1 A32 देख रहे हैं 9 है A33 7 तो ये एक के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का मान मिला इसके बाद हम एडजॉइंट ए का मान लिखते हैं तो एडजॉइंट ए होता है सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अर्थात एडजॉइंट ए बराबर बनेगा देख रहे हैं एडजॉइंट ए इक्वल टू C डैश देख रहे हैं इसी का परिवर्त आव्यूह आप लिखेंगे -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 तो देख रहे ये एडजॉइंट ए का मान मिलता है इसके बाद अब हमको देख रहे ए इनवर्स का मान निकालना है तो आव्यूह समीकरण से यदि देखें AX = B है तो
x बराबर लिखेंगे a इनवर्स b, तो हमको a इनवर्स की आवश्यकता होगी। तो a इनवर्स बराबर जानते हैं, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपान मॉड a, अर्थात 1 अपान मॉड a इंटू एडजॉइंट a। देखिए मॉड a का मान -17 के बराबर निकाला गया है, -17 आया है, तो ये मान रख देते हैं 1/-17 इंटू एडजॉइंट a। देख रहे लिखा है -1, -5, -1, तो -8, -6, 9, और देख रहे हैं -10, 1, 7। तो ये ए इनवर्स का मान है। अब इसके बाद आव्यूह समीकरण Ax बराबर b में देख रहे हैं x इक्वल टू ए इनवर्स b में ये मान रख लेंगे। देख रहे हैं आव्यूह समीकरण से x बराबर लिखेंगे तो ए इनवर्स b, तो यहीं पर हमको मान रख लेना है। तो देख रहे हैं x का मान है एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स देख रहे हैं मिला है 1/-17 इंटू देख रहे हैं -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7। तो ये देख रहे हैं ए इनवर्स का मान मिला इंटू बी। आप भी बी का मान रख देंगे। बी बराबर देख रहे हैं ऊपर लिखा गया है 8, 1, 4। ये आव्यूह समीकरण में जो अचर पद होते हैं बराबर की उस तरफ, उनसे निर्मित आव्यूह है। देखिए पहले इन दोनों आव्यूहों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं आव्यूह के गुणन नियम से इसका हम गुणा करते हैं। तो देख रहे हैं इस प्रकार से गुणा करना है, बराबर 1/-17 इंटू, गुणा का नियम जानते हैं, पहले से पंक्ति दूसरे से स्तंभ लेना है। तो -1 का गुणा 8 में करेंगे, देख रहे हैं -8, फिर -5 का 1 में गुणा होगा तो -5, -1 का 4 में करेंगे तो -4। अब देख रहे हैं दूसरी पंक्ति से -8 में 8 से गुणा करते हैं तो -8 उठाएं 64, -6 का 1 में गुणा होगा तो -6, और 9 का 4 में करते हैं 9 चौको 36। तीसरी पंक्ति में -10 का 8 में होगा तो -10 अट्ठे 80, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिल जाएगा, 7 चौक 28। तो इस प्रकार से देख रहे हैं गुणा करने पर अब इसको सरल करेंगे, बराबर -1/17, 1/-17 इंटू देख रहे 8, 5, 13, 4, 17, -17, फिर देख रहे हैं माइनस में 64, 6, 70। तो देख रहे हैं माइनस में 70 प्लस में 36, तो 70 से 36 घटेगा, देख रहे हैं चिन्ह बड़ी संख्या का, तो माइनस में 34 मिल जाएगा। और इसके बाद देख रहे हैं माइनस में 80 प्लस में 28, 1, 29, तो 80 से आप 29 घटाएंगे तो देख रहे हैं 10 से 9 घटा 1 और बचा 7, 7 से 2 घटाएंगे 5। तो इस प्रकार से देख रहे हैं -17 से यदि भाग दे देंगे तो भाग देने पर -17/-17 देख रहे हैं 1 मिल जाएगा, -34/-17 करेंगे 2, और -51/-17, 17 51। तो इस प्रकार से आपने देखा XYZ इक्वल टू 1, 2, 3, दोनों ओर से तुलना कर लेंगे। दोनों ओर से तुलना करने पर, दोनों ओर से तुलना करने पर, तो देखें दोनों ओर से तुलना करते हैं तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, यही दिए हुए प्रश्न का आव्यूह समीकरण विधि से XYZ का मान है। तो आशा है कि आव्यूह समीकरण को हल करना आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में मिलने वाला है। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें प्रश्न 9 के खामे दिया है, कह रहा है ए देख रहे हैं एक आव्यूह है तो दर्शाना है a क्यूब -23 से -40 i इक्वल टू 0। तो ये हमको सिद्ध करना है।
तो देखते हैं इस प्रश्न को। देख रहे हैं आव्यूह ए है, तो सबसे पहले हमको चूंकि ए क्यूब की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए पहले हमको ए स्क्वायर निकालना होगा। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर से तात्पर्य है ए इंटू ए, अर्थात आव्यूह ए का आव्यूह ए के साथ ही गुणा करना है। तो देख रहे हैं 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1, और पुनः इसी को लिख करके आपस में इसका गुणा करना है। 3 माइनस 2 1, 4 2 1। देख रहे हैं आव्यूह गुणन विधि से पहले इसका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने में देख रहे हैं पहले से पंक्ति दूसरे से स्तंभ लेकर चलेंगे। 1 1 का गुणा किए 1 एकम 1, प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिहाई 6, प्लस 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौक 12। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में करते हैं 1 दूनी 2, और 2 माइनस 2 का गुणा होगा तो -4, 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दुनाई 6। फिर देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में करेंगे 1 3 का गुणा किए 3, 2 का 1 में गुणा होगा 2 एकम 2, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3। आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति से करना है 3 एकम 3, -2 का गुणा 3 में होगा तो -2 तिहाई 6, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौको 4। दूसरे स्तंभ में 3 दुनाई 6, -2 का -2 में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 दुनाई 4, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2। इसके बाद देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में करते हैं 3 त्रिक 9, -2 का 1 में होगा तो -2। फिर देख रहे हैं 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब इसके बाद हम तीसरी पंक्ति का कर लेते हैं। तो देख रहे हैं 4 एकम 4, प्लस 2 तिहाई 6, प्लस 1 का गुणा 4 में होगा तो 1 चौको 4। इसके बाद दूसरे स्तंभ में करते हैं। तो देख रहे हैं 4 दुनाई 8, और 2 का गुणा -2 में होगा तो -4, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2। आप देख रहे हैं इसका तीसरे स्तंभ में करेंगे 4 तिहाई 12, प्लस 2 एकम 2, प्लस 1 एकम 1। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसको सरल करेंगे। तो सरल करने पर आप देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा 12 6 18 1 19। देख रहे हैं 4 3 7 से 6 घटाएं 1, 4 6 10, 4 14। और इसके बाद फिर देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में 6 2 8 से 4 घटाएंगे 4, 6 4 10 2 12, 8 2 10, और 10 से 4 घटाएं 6। फिर देख रहे हैं 3 2 5 3 8, 9 1 10, 10 से 2 घटाएंगे 8, 12 2 14 1 15। तो देख रहे हैं ये ए स्क्वायर का मान मिलता है। इसके बाद हम ए क्यूब का मान फिर निकालेंगे और फिर यहाँ पर मान लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो देख रहे हैं ए क्यूब, देख रहे हैं ए क्यूब के लिए ए क्यूब बराबर जानते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर का गुणा ए में होगा। पहले हम मान लिख लेते हैं। ए स्क्वायर देख रहे हैं मिला है 19 4 8, दूसरी पंक्ति देख रहे हैं 1 12 8, और तीसरी पंक्ति है 14 6 15। इसके बाद ए का मान लिखेंगे। देख रहे हैं ए बराबर है 1 2 3, 1 2 3, दूसरी पंक्ति है 3 -2 1, और फिर देख रहे हैं तीसरी पंक्ति है 4 2 1। आप देख रहे हैं इनका आपस में हम गुणा करेंगे। तो देख रहे हैं इनका आपस में इस प्रकार से गुणा करना है। देख रहे हैं गुणा करने के लिए सामान्य नियम है, पहले से आप पंक्ति दूसरे से स्तंभ लेकर चलेंगे। देख रहे हैं 19 का गुणा 1 में करते हैं 19 एकम 19, प्लस 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तिहाई 12। फिर देख रहे हैं 8 का गुणा 4 में होगा 8 चौक 32। इसके बाद दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 19 दुनाई 38, प्लस 4 का गुणा -2 में करेंगे तो देख रहे हैं 4 माइनस में 4 दुनाई 8, 8 का गुणा 2 में करते हैं 8 दुनाई 16। इसके बाद देख रहे हैं तीसरी पंक्ति में करेंगे
तो 19 का गुणा 3 में करते हैं, 19 त्रिक 57, 4 का गुणा 1 में होगा 4 एकम 4, 8 का गुणा 1 में करते हैं 8 एकम 8। तो देखिए पहली पंक्ति का हमने तीनों स्तंभों में गुणा किया। इसके बाद दूसरी पंक्ति का करेंगे, 1 का गुणा 1 में किए 1 एकम 1, फिर 12 का गुणा देख रहे हैं 3 में करेंगे 12 तिहाई 36, और 8 का गुणा 4 में करेंगे 8 चौक 32। देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2, फिर 12 का गुणा -2 में करते हैं तो 12 दुनाई 24, और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दुनाई 16। अब देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में कर लेंगे, 1 का गुणा 3 में किए 3, फिर 12 का गुणा 1 में करेंगे, देख रहे हैं 12 एकम 12, और 8 का गुणा 1 में करते हैं 8 एकम 8। अब देख रहे हैं तीसरी पंक्ति का करना है, 14 एकम 14, और 6 का गुणा 3 में हुआ 6 त्रिक 18, 15 का गुणा 4 में करेंगे 15 चौको 60। देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में करते हैं 14 दूनी 28, फिर 6 का गुणा -2 में होगा -6 दुनाई 12, और 15 का गुणा 2 में किए तो 15 दुनाई 30। देख रहे तीसरे स्तंभ में 14 × 42, 6 का गुणा 1 में होगा 6 एकम 6, 15 का गुणा 1 में किए 15। बस इसी को सरल कर लेना है। देख रहे सरल करते हैं, पहले में देख रहे तीनों प्लस में हैं, 19 2 21 10 31, 31 2 33, और 33 में 30 और जोड़ देंगे, देख रहे 63 बन जाएगा। 9 2 11 2 13, 3 हासिल 1 मिला, 2 1 3 3 6, देख रहे 63, फिर देख रहे 1 6 7 7 2 9, 3 3 6, और फिर देख रहे 8 4 12 के 2 हासिल 1 मिला, 1 1 2 2 1 3 3 6 9। देख रहे 38 से 8 घटा दिए तो ये आपका 30, और 30 में 16 जोड़ देंगे तो 30 10 40 6 46। फिर देख रहे 16 2 18, 18 से 24 घटाएंगे तो माइनस में 6, 18 6 24 होता है -6। फिर देख रहे 28 और 30, 28 से देख रहे हैं यदि 12 घटा लें तो 28 से 12 घटाएंगे तो 8 से 2 घटा 6, और 2 से 1 घटा 1 तो देख रहे 16, 16 में 30 जोड़ देंगे तो 30 10 40 6 46। फिर देख रहे 57, 7 4 11 8 19, हासिल 1 मिला, 5 1 6, और देख रहे 12 3 15, 15 8 23, और इसके बाद 42 6 48, 48 10 58, 58 5 53, 58 5 63 देख रहे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक क्यूब का मान मिलता है। आप देख रहे हैं हमको लेफ्ट हैंड साइड में सारी मान रख देना है। देखिए प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड, देख रहे लेफ्ट हैंड साइड में मान है, देख रहे लेफ्ट हैंड साइड a क्यूब -23a -40i, a क्यूब -23a -40i, ये प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है। बस यहीं पर हमको मान रख लेना है। देख रहे हैं a क्यूब का मान हमने निकाला, a क्यूब का मान मिला है, देख रहे हैं 63 69 92, दूसरा स्तंभ है 46 -6 46, तीसरा स्तंभ देख रहे हैं 69 23 63, फिर देख रहे हैं -23a, a का मान लिखेंगे। देख रहे हैं आव्यूह a आपका दिया है तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा आव्यूह a का मान लिखा है 1 2 3, फिर दूसरी पंक्ति है 3 -2 1, तीसरी पंक्ति है 4 2 1, फिर देख रहे हैं -40i, इकाई आव्यूह रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख रहे हैं इसी को हम सरल करते हैं,
सरल करने पर आप देख रहे हैं 63, 46, 69, 69 -6 23, देख रहे हैं 92, 46, 63 और देख रहे हैं -23 का यदि हम अंदर गुणा कर दें तो -23 एकम 23, 23 दूनी 46, फिर देख रहे हैं 23 त्रिक 69, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस, 23 त्रिक 69, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बनेगा, 23 दूनी 46, -23 का 1 में गुणा किए -23, फिर देखें -23 का 4 में गुणा होगा तो -4 3 12 और 4 दुनाई 8 1 9, 23 दूनी 46, 23 एकम 23 और देख रहे हैं फिर -40 के यदि अंदर गुणा कर लें तो -40 0 0, देख रहे हैं 0 -40 0 और 0 0 -40। आप देख रहे हैं तीनों संगत पदों को हम आपस में जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर देख रहे हैं मिल जाएगा 63, देख रहे हैं -23 -40 -23 -40, फिर देख रहे हैं 46 -46 प्लस 0 और 69 -69 प्लस 0, देखें दूसरे पंक्ति में देखेंगे 69 -69, 69 -69 प्लस 0, फिर देख रहे हैं -6 प्लस 46 -40, देख रहे हैं 23 -23 प्लस 0, इसके बाद फिर देख रहे हैं 92 -92 प्लस 0 और इसके बाद देख रहे हैं 46 -46 प्लस 0, 63 -23 -40। आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसको सरल करते हैं तो सरल करने में देख रहे हैं 63 प्लस में है 40 23 जोड़ेंगे 40 20 60 3 63, तो देख रहे हैं 63 प्लस माइनस में कट जाएगा, देख रहे हैं 46 प्लस माइनस में कट करके 0, 69 -69 देख रहे हैं 0, 69 -69 0, 40 6 46 प्लस में 46 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 23 -23 देख रहे हैं कैंसिल होता है, 92 -92 0, 46 -46 0, 40 23 जोड़े 63 प्लस में भी 63 कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से शून्य आप भी मिल जाता है और यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से देख रहे हैं प्रश्न सिद्ध हो जाता है। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। देख रहे हैं ऐसा प्रश्न भी लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा 8 अंक में पूछा जाता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए और शेष आप सेटों को देखने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।